जी, मेरी आवाज पहुंच रही थी। अलिफ गुल साहब या हबीब रहमान साहब, आवाज मेरी पहुंच रही थी। जी, एनीवन प्लीज कंफर्म कीजिएगा, अभी आवाज पहुंच रही है? जी ठीक है, आप पहुंच रही है। नहीं, कहाँ से ब्रेक हुई थी आवाज? जी पहुंच रही है, पहुंच रही, पहुंच रही है जी। अच्छा हबीब रहमान साहब, मेरी आवाज कहाँ से ब्रेक हुई थी? जी इससे पहले जो चंद मिनट जो है ना ये स्क्रीन पे तो था, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। अभी ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। तो मेरे ख्याल में ये जो है मेरा माइक म्यूट हो गया था। अच्छा, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, मैंने कहा मैगजीम ऑफ टीचिंग का मतलब यही है कि ऐसे कवायद और जवाबित और उसूल जिसके ज़रिए हम टीचिंग लर्निंग को ईजी बना सके, इंटरेस्टिंग बना सके, इफेक्टिव बना सके, उसको हम मैगजीम ऑफ टीचिंग कहते हैं। इसके कुछ टाइप्स है। फर्स्ट जो है वो है नो योर लर्नर्स। अपने लर्नर्स को जानना कि लर्नर की नीड्स क्या है, इसकी एबिलिटीज़ क्या है, इसके इंटरेस्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। फिर सेट सिट यू क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव को सिट करना, अपने टारगेट को सिट करना, ये भी जो है एक मैक्सिम ऑफ टीचिंग है। अच्छा, थर्ड जो है वो है प्लान एंड प्रिपेयर। अच्छा, प्लान क्या है, प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज द आउटलाइन ऑफ योर फ्यूचर एक्टिविटीज। आउटलाइन ऑफ योर फ्यूचर एक्टिविटीज, प्लान पूछा गया है, प्लानिंग पूछा गया है कि व्हाट इज प्लानिंग। तो दीज आर द आउटलाइन ऑफ योर फ्यूचर एक्टिविटीज, के फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो उसका एक आउटलाइन है। या प्लान को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, टू डिसाइड इन एडवांस दैट व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। ठीक है। जब हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या मेरे स्टेक होल्डर्स है, क्या क्या मेरे जो टारगेट्स है, तो ये मेरा एक प्लान हो गया। ठीक है। इसके फर्दर टाइप्स भी है। जो एजुकेशनल प्लानिंग है उसके तीन टाइप्स है। एक को हम कहते हैं डायरेक्टिव प्लानिंग। एक को हम कहते हैं एम्पिरेटिव सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। और एक को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग और टेक्टिकल प्लानिंग और सेक्टोरल प्लानिंग। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे प्लानिंग को। एक लेक्चर में इस पे भी डिलीवर करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग है क्या, प्लानिंग की स्टेप्स क्या है, और स्पेसिफिकली प्लानिंग के टाइप्स क्या है। ठीक है। और इसके अप्रोचेस क्या है, इसके तीन अप्रोचेस है। प्लानिंग के तीन अप्रोचेस है। एक जो है वो है सोशल डिमांड अप्रोच। एक है रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच। ठीक है। और एक जो है वो है रेट ऑफ रिटर्न। एक है सोशल डिमांड। और एक तीसरा भी है। उसको मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फिर वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा प्लानिंग की लेक्चर में। ठीक है। तो प्लान एंड प्रिपेयर। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। प्लानिंग में आप क्या करोगे, लेसन प्लान करोगे, ऑर्गेनाइज योर लेसन्स, मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज टू क्रिएट अ वेल स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है। अच्छा, इंगेज एंड मोटिवेट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने स्टूडेंट को इंगेज रखना है। जहां पर इंगेजमेंट नहीं होगी तो जो स्टूडेंट होंगे उसकी जो इंटरेस्ट है वो डेवलप नहीं होगी, वो फिर खत्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो इंगेज एंड मोटिवेट, मोटिवेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने आप लोगों को कहा था कि व्हाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन इज एन आर्च, इट इज अ पुश which speed up an activity to achieve the desired goal of the organization। ठीक है। तो इंगेज और मोटिवेट रखना भी ये क्या है, ये भी एक जो है मैक्सिम ऑफ टीचिंग में आता है। कैप्चर स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, engage them with interactive and relevant activities to make learning enjoyable। ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूज वेरिड टीचिंग मेथड। एक मेथड जो है वो स्टूडेंट को बोर करता है। बिल्कुल ही एक मेथड पे आप लोगों ने इत्तेफादा नहीं करना, और एक मेथड जस्ट यूज नहीं करना। फॉर एग्जांपल, आप लेक्चर मेथड यूज कर रहे हो, तो लेक्चर मेथड यूज करते करते आप डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड पे जो है शिफ्ट हो जाओ। फिर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से प्रोजेक्ट मेथड की तरफ, इसी तरह की डिफरेंट और वेराइटी ऑफ मेथड जब आप यूज करोगे तो स्टूडेंट की जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगी। ठीक है। तो कहते हैं कि यूज वेरिड टीचिंग मेथड्स, एम्प्लॉय अ वेराइटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स टू cater to diverse learning styles and preferences। डाइवर्स लर्निंग स्टाइल का मतलब यही है कि हर एक स्टाइल, स्टाइल क्या होता है, द वे ऑफ टीचिंग। ठीक है। या हम कहते हैं टीचिंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल का मतलब है द वे ऑफ टीचिंग, किस तरह मैं डिलीवर कर रहा हूँ, मैं तरीका क्या है, मेरा तरीका कार क्या है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टाइल्स। तो अभी डाइवर्स लर्निंग स्टाइल जब एक बंदा यूज करता है, तो एक तो जो हमारे ऑडियंस होंगे, जो हमारे लर्नर होंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो मतलब जो उसकी इंटरेस्ट है
वो उसकी इंटरेस्ट डाउन नहीं होगी। तो इसीलिए वेरी टीचिंग मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये भी एक मिक्सिम है। अच्छा, फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, क्रिटिकल पेडागॉजी का मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया था, वो किसने दिया था? वो दिया था पालो प्रायरी ने। पालो प्रायरी जो था एक ब्राजीलियन जो है एजुकेशनिस्ट था, और उन्होंने कहा था कि ये जो उसका ताल्लुक जो था वो ओप्रेस क्लास से था। तो इसीलिए उन्होंने जो फिलॉसफी दी थी, उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल पेडागॉजी की फिलॉसफी दी थी, उसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्रिटिकल फिलॉसफी में, फिलॉसफी के चैप्टर में। वो कहता था कि ये जो नॉलेज है ये डोमिनेंट लोगों ने बनाया हुआ है, और इसकी जो है जो जो इसकी मतलब एक इसकी रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए नॉलेज की। ठीक है, और ये कहता है कि जो ऑप्रेस्ड पीपल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सोचना चाहिए, और उसी तरह ही नॉलेज को जो है वो प्लान करना चाहिए। पालो प्रायर में मैंने आप लोगों को कहा था कि बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट था, बैंकिंग का कॉन्सेप्ट भी पालो प्रायर ने दिया था। पालो प्रायर ने कहा था कि जो एजुकेशन है इसकी मिसाल एक बैंक की तरह है, कि जिस तरह बैंक में हम इन्वेस्ट करते हैं तो जितना हम इन्वेस्ट करेंगे तो उतना हमें आउटपुट ज्यादा मिलेगा। तो पालो प्रायर की तीन चीजें और दो चीजें आप लोगों ने बहुत ज्यादा याद रखनी है, ये पेपर में आए हुए हैं कई मरतबा। अच्छा जी, डिस्कनेक्ट हुआ था, सॉरी। अगेन आई एम कनेक्टेड, अगेन आई एम कनेक्टेड। अच्छा, आवाज मेरी पहुंच रही है? जी कंफर्म कीजिएगा। जी जी पहुंच रही, ओके, आवाज पहुंच रही। ओके जी, ओके ओके। बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, नेट का मसला है, नेटवर्क का इशू है थोड़ा। मैं इसको फुल स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हूँ। ओके, तो मैं क्रिटिकल पेडागाजी की बात कर रहा था कि पालो प्रायर जो है उन्होंने क्रिटिकल पेडागाजी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है, और इन्होंने कहा था कि ये एजुकेशन जो है इसकी मिसाल एक बैंक है, जितना आप इस पे इन्वेस्ट करोगे तो उतना आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये भी एक मैगजीम है। याद रखिएगा, हम मैगजीम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैगजीम ऑफ टीचिंग, ऐसे तरीके, ऐसे उसूल, ऐसे तरीक़ेकार जिसके जरिए हम अपने जो टीचिंग है उसको आसान बना सके, उसको हम मैगजीम्स कहते हैं। ठीक है। प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टूडेंट के लिए। फीडबैक आप उनके लिए क्लैपिंग भी कर सकते हो स्टूडेंट के लिए, या उनको एज अ मनी रिवार्ड के तौर पे दे सकते हो, उनको एक कप चाय भी पिला सकते हो। ठीक है, उसकी प्रेज भी कर सकते हो सबके सामने। ये सारे जो है फीडबैक के मैकेनिज्म है और तरीके हैं। ठीक है। ऑफर टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम पे होना चाहिए। अक्सर इस तरह होता है कि बच्चे जब अच्छा परफॉर्म करते हैं हम उसको टाइम पे मोटिवेट नहीं करते, तो फिर वो डिसहर्ट हो जाते हैं। तो टाइमली मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफर टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। फीडबैक शुड बी स्पेसिफिक एंड एक्शनेबल। ठीक है, फीडबैक इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे कि फीडबैक है क्या, और फीडबैक के कितने टाइप्स है, इसके कुछ 3-4 टाइप्स है, उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एजुकेशन में। प्रोमोट एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग वो होता है जिसमें जो है स्टूडेंट एक्टिव होते हैं और वो खुद ही कोशिश करते हैं कि वो सीखे। स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, पीसीओ नहीं होते। ठीक है। एनकरेज स्टूडेंट टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग प्रोसेस रादर देन पैसिव रिसिपेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। पैसिव रिसिपेंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं बनने स्टूडेंट ने, एक्टिव लर्निंग के जो है पार्टिसिपेंट बनने हैं, कि जितनी भी लर्निंग होगी वो एक्टिव होगी। ठीक है। क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, establish a safe, inclusive, and respectful classroom or online environment where students feel valued and comfortable। ठीक है। तो फिर एक सेफ एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव, देखो इंक्लूसिव का मतलब यही है कि स्टूडेंट हमारे पास बहुत हर टाइप ऑफ स्टूडेंट होंगे, उसमें कुछ डिसेबल होंगे, उसमें कुछ जो है काले कलर के होंगे, कुछ गोरे कलर के होंगे। ठीक है, कुछ जो है एक मतलब खानदान से होंगे। हम अक्सर कहते हैं कि आपका खानदान ये है, आपका खानदान ये है। तो इस तरह की चीज़ उसको हमने अवॉइड करना है। टीचर को चाहिए कि एक ही क्लासरूम के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट होते हैं, तो उसी डाइवर्सिटी को उन्होंने क्या करना है, कवर करना है। तो जब वो डाइवर्सिटी को कवर करता है, इसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। वन टीचर, वन क्लासरूम, ऑल द स्टूडेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वेदर he or she is disabled, whether he or she is black or white or Muslim, non-Muslim, Hindu or anything else। ठीक है। लेकिन एक क्लासरूम के अंदर
सारे स्टूडेंट जब नॉलेज गेन करते हैं उसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है SDG 4 का एक एलिमेंट भी है, और SDG 4 का दूसरा एलिमेंट जो है वो है क्वालिटी एजुकेशन। एक क्वालिटी एजुकेशन और दूसरा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंशाल्लाह SDG 4 को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो रिस्पेक्टफुल क्लासरूम, ऑनलाइन एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट फील वैल्यूड एंड कंफर्टेबल। अच्छा, ऑनलाइन से मुझे याद आया, हमने पहले पढ़ा था ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग एक ऐसी टाइप ऑफ लर्निंग होती है कि जिसमें स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरीकों से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट के साथ टैबलेट्स हैं, हम उनको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका आप लोगों ने ये भी सीखने हैं, और फिर उसको बुक से भी पढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों मेथड जब हम साथ लेके चलेंगे तो इसको हम कहेंगे ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे लर्निंग के कुछ मॉडर्न टाइप्स है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मैगजीम है वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सिस्टम में। सिस्टम बहुत ज़्यादा रेजेट हो वो टूट जाता है, ठीक है। और एडॉप्टिबिलिटी के मतलब जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो 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 स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं, होना ये चाहिए कि वो एडॉप्ट करे अपनी जिंदगी में, अपनी लर्निंग में। बी फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टेबल इन योर टीचिंग अप्रोच टू मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ योर स्टूडेंट्स एंड रिस्पॉन्ड टू अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस। जितने भी चैलेंजेस है वो मीट कर सके, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यूज टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली, टेक्नोलॉजी की यूज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी व्हेन अप्रोप्रिएट टू इनहेंस लर्निंग, मेक यूज ऑफ डिजिटल टूल्स एंड रिसोर्सेज टू इंगेज एंड सपोर्ट स्टूडेंट। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए क्योंकि आजकल जो है टेक्नोलॉजिकल दौर है, और टेक्नोलॉजी का एक फ़ायदा ये है कि वो स्टूडेंट में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो पैदा कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हम कोई डॉक्यूमेंट्री अगर स्टूडेंट को जो है वो लगाए, प्ले करे, तो उसका एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। या उसको कार्टून टाइप में, जिस तरह क्लास 7 के इंग्लिश में, सॉरी क्लास 6 के इंग्लिश में एक है स्टोरी है, वो मुगली और इसी तरह की एक जो कार्टून टाइप है, तो वो अवेलेबल होती है इस तरह की चीज़ें। तो हमने अगर स्टूडेंट को उसी तरफ इसके साथ कनेक्ट किया, ये टेक्नोलॉजी के साथ, तो स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। एंड इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी व्हेन अप्रोप्रिएट टू एनहांस लर्निंग, मेक यूज ऑफ डिजिटल टूल्स एंड रिसोर्स टू एंगेज एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, मैंने आप लोग को कहा था कोलैबोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट मिल के लर्न करने की कोशिश करें, उसको हम कहेंगे कोलैबोरेशन, ठीक है। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन मीन एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ठीक है। तो कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकरेज कोलैबोरेशन एमंग स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट में एक ऐसा तरीका या एक जज्बा पैदा करना चाहिए कि वो इफेक्टिवली मिलके या कलेक्टिवली मिलके वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी विद इन योर क्लासरूम। क्लासरूम जो है वो एक कम्युनिटी होना चाहिए, कि वो एक कम्युनिटी नज़र आए। जिस तरह कम्युनिटी मीन अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसके सेम जो है नीड्स होते हैं, जिसके सेम जो है वांट्स होते हैं, जिसके सेम जो है लिविंग स्टाइल्स होते हैं, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। तो कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन जो है ये होनी चाहिए। अच्छा, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेजर डेटा। फॉर एग्जांपल, हमने टेस्ट लिया, टेस्ट में जो स्कोर आया, तो उसी स्कोर को हमने क्या किया, फिर नंबर दे दिए। उसी नंबर को हम कहेंगे मेजरमेंट। स्कोरिंग और नंबरिंग और क्वांटिफिकेशन इज कॉल्ड मेजरमेंट। पहले हमने टेस्ट लिया। टेस्ट क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ क्वेश्चन which measure a specific behavior of a person. Test is a set of question which measure the behavior of a person. ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेट्स आर, सॉरी टेस्ट आर सेट एज अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, इस तरह भी हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर टेस्ट जब अरेंज हो गया, उसके बाद हमने उसकी मार्किंग की, जिसको हम क्वांटिफिकेशन कहते हैं। जो मार्किंग हो गई, अभी वो एक सेंस डेवलप नहीं कर रहा, तो उससे सेंस लेने के लिए फिर हम असेसमेंट करते हैं। सेंस डेवलप करने के लिए हम उससे क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। और फिर उसके बाद इवैल्यूएशन होती है। इवैल्यूएशन के बेस पे हम फिर क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और उसी डेटा बेस पे हम क्या करते हैं, क्वालिटी, वैल्यू और वर्थ वो चेक करते हैं और उस पर डिसीजन लेते हैं। तो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन जो है रेगुलरली, अच्छा असेसमेंट का मतलब है इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेजर डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेजर डेटा, जो मेजर डेटा है उसकी जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं या उससे जो हम सेंस डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + 2 तो है, लेकिन वो जो सेंस दे रहा है 4, इसका मतलब क्या है?
तो ये जो सेंस दे रहा है, तो इसी सेंस को डेवलप करने के लिए असेसमेंट यूज होती है। याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि असेसमेंट हम क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सेंस डेवलप करने के लिए। इवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम डिसीजन ले सके, ठीक है। अच्छा, मेजरमेंट हम क्या करते हैं, इसलिए कि क्वांटिफिकेशन हो सके। टेस्ट हम क्यों करते हैं, इसलिए कि स्कोरिंग हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। रेगुलरली असेस एंड इवैल्यूएट स्टूडेंट प्रोग्रेस through various assessment method. Use assessment data to inform your teaching. assessment के लिए formative assessment, diagnostic assessment, summative assessment, ये तरीके जो है हम यूज कर सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? किसी का माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कीजिएगा। हसन साहब, हसन साहब प्लीज, आपका माइक जो है वो ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, फिर अभी हम आते, अच्छा पीछे जो हमने ये कवर किया मैक्सिमा ऑफ लर्निंग, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके जी, फिर हम आते हैं व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग क्या होती है, जो हम सीख लेते हैं उसको हम लर्निंग कहते हैं। जिस तरह अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, जिस तरह आप लोग अभी सुन रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसको हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो लर्निंग को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द चेंज इन द बिहेवियर ड्यू टू लर्निंग, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू टीचिंग एंड एक्सपीरियंसेस। चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू टीचिंग एंड एक्सपीरियंसेस, इसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। अच्छा, एक टर्म इसके साथ यूज होता है, मिच्योरेशन। तो मिच्योरेशन और लर्निंग में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब लर्निंग बिहेवियर में शो हो सके, इसको हम मिच्योरेशन कहते हैं। व्हेन द लर्निंग कम विजिबल इन द बिहेवियर इज कॉल्ड मिच्योरेशन। और जो लर्निंग होती है, इट्स अ पॉजिटिव चेंज, और इट्स अ परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ये बिहेवियरिस्ट की एक डिफिनीशन है, जो कि स्किनर और पॉलिप की एक जो है स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरह का है कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर्स आर अंडरस्टैंडिंग थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और टीचिंग, ठीक है। वही स्किल्स, नॉलेज और बिहेवियर जो हम एक्वायर करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं लर्निंग, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, और परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड लर्निंग, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है नॉलेज। नॉलेज का मतलब ये है कि फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन which is gained through education, facts and information which is gained through education is called knowledge। अच्छा, इसीलिए एक एक टर्म को मैं अक्सर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि चूंकि ज़्यादातर हमारे जो यहाँ पर ऑडियंस है, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनसे यही चीज़ें पूछी जाती है। अगर आप लोग इसी डिफिनीशन को एज सच इसी तरह ही डिलीवर कर लो, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज लर्निंग, आप लोग कहो कि एक्वायरिंग knowledge, या learning is a process of acquiring knowledge, skill, behavior and understanding through study, experience or teaching। तो आपसे पूछ सकता है जो आपका इंटरव्यूअर होता है कि व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज स्किल्स, व्हाट इज बिहेवियर। तो ये चीज़ें आप लोगों की जहन में होनी चाहिए कि ऑन द स्पॉट फिर आप उसको जवाब दे सको, ठीक है। तो नॉलेज जो है, दैट इज द फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स विच इज गेन थ्रू एजुकेशन। स्किल्स क्या है, समथिंग रिलेटेड टू प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, या सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिलेटेड टू प्रैक्टिकबिलिटी इज कॉल्ड स्किल्स। बिहेवियर क्या है, एनी एक्ट ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड बिहेवियर, ठीक है। तो ये चीजें जो है, ये हमारे पास क्या है, ये लर्निंग से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, स्टाइल्स ऑफ लर्निंग, वेज ऑफ लर्निंग, के किसी तरीकों से एक लर्नर जो है वो लर्न करता है, वो सीखता है। कौन कौन से तरीके हैं जिसके जरिए एक जो है लर्नर है वो सीख सकता है? या तो वो देख के किसी चीज को सीखेगा, या तो वो सुन के किसी चीज को सीखेगा, या वो प्रैक्टिकली काम करके किसी चीज को सीखेगा, या किसी चीज को लिख के और उसको रीड करके सीखेगा। चार तरीके हैं, चार वेज है। विजुअल लर्निंग, देख के सीखना; ऑडिटरी लर्निंग, सुन के सीखना; काइनेस्थेटिक लर्निंग, करके सीखना; रीडिंग, राइटिंग लर्निंग, रीड और राइट के जरिए जो हमारी लर्निंग होती है उसके जरिए भी ये लर्निंग की जा सकती है। ये 4 टाइप्स स्टाइल्स ऑफ लर्निंग है, ठीक है। विजुअल लर्निंग जो है, विजुअल लर्नर प्रिपेयर टू लर्न थ्रू विजुअल एड्स सच एज डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स एंड इमेजेस। इंशाल्लाह
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा होगा वो इवेंट्स पे होगा। उसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है। दे अपन बेनिफिट फ्रॉम सीइंग इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ देम। चीज़ों को देख के वो क्या करते हैं, जो उसके सामने होते हैं उनसे लर्न करते हैं। अच्छा, ऑडिटरी लर्निंग। ऑडिटरी लर्नर लर्न बेस्ट थ्रू लिसनिंग। ऑडिटरी लर्निंग क्या, जो लिसनिंग उसकी होती है उससे बहुत ही ज्यादा सीखते हैं। ठीक है। विजुअल लर्निंग जो होते हैं, कहते हैं कि जो हम देखते हैं 75% हम लर्न करते हैं, जो हम सुनते हैं 13% हम लर्निंग करते हैं, 13%। तो 75% प्लस 13% ये हो गया 88%। जो हम टच करते हैं हम 6% लर्न करते हैं, तो कितना हो गया, 94% हो गया। तो जो 6% है उसमें हमारे पास स्मेल एंड टेस्ट आता है, कि स्मेल एंड टेस्ट के जरिए जो हम लर्न करते हैं तो हमारा ये 100% जो है पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी लर्निंग की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऑडिटरी लर्निंग क्या होती है कि ऑडिटरी लर्नर लर्न बेस्ड थ्रू लिसनिंग। दे में प्रिपेयर लेक्चर्स, डिस्कशंस एंड ऑडियो मटेरियल्स टू एक्वायर इंफॉर्मेशन। दे अपन रिमेंबर थिंग बाय रिपीटिंग देम आउट लाउड। मतलब उसके सामने जब लाउडली एक चीज रिपीट की जाती है तो उसको बहुत ही ज्यादा और अच्छे तरीके से क्या करते हैं, सीख जाते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑडिटरी लर्निंग। एक होता है काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो काइनेस्थेटिक लर्निंग मीन डूइंग समथिंग प्रैक्टिकली। तो कहते हैं आर्टिक्टाइल लर्निंग भी हम इसको कहते हैं। काइनेस्थेटिक आर्टिक्टाइल लर्नर लर्न बेस्ट बाय डूइंग। दे नीड हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस। वो जब चीज करते हैं प्रैक्टिकली वो ज्यादा सीखते हैं। फिजिकल मूवमेंट एंड इंटरेक्शन विद द मटेरियल। दे मे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टच एंड ओपन यूज जेस्टर व्हाइल स्पीकिंग। ठीक है। क्या करेंगे, जेस्टर की सही यूज करेंगे। अपने जो उसके सिंबल्स होते हैं, जो उसकी हैंड के जो सिंबल्स होते हैं, तो ये सारी चीजें वो क्या करेंगे, बिल्कुल ही टाइमली यूज करेंगे। अच्छा, रीडिंग एंड राइटिंग से क्या है, सम पीपल लर्न बेस्ट थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग। They prefer to take notes, read textbooks, and engage in written exercise to reinforce their learning. ठीक है। तो अपनी लर्निंग को रीएनफोर्स करने के लिए वो क्या करते हैं, वो टीचिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं सॉरी, और फिर वो राइटिंग करते हैं। ठीक है। स्टाइल्स ऑफ लर्निंग कितने हैं, और लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द पॉजिटिव चेंज और द परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। स्टाइल्स ऑफ लर्निंग हमारे पास 4 है। विजुअल लर्निंग है, ऑडिटरी लर्निंग है, काइनेस्थेटिक लर्निंग है, रीडिंग एंड राइटिंग लर्निंग है। स्टाइल ऑफ लर्निंग में मैंने कहा कि विजुअल लर्निंग वो होते हैं, लर्नर वो होते हैं जो कि देख के चीज़ों को सीखते हैं। देख के चीज़ों को सीखने के लिए देखने देख के चीज़ों को हम 75% लर्न कर सकते हैं। ऑडिटरी लर्निंग वो होते हैं जो कि सुन के, लाउडली सुन के एक चीज़ को जो याद कर सकते हैं उसको ऑडिटरी लर्नर कहते हैं। और इसके ज़रिए हम 13% जो है वो लर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, काइनेस्थेटिक से मुझे याद आया कि जो चीज़ हम करते हैं प्रैक्टिकली या दूसरे को सिखाते हैं तो 90% हम गेन करते हैं। ये किसने कहा था, ये कहा था एडगर डेल ने। एडगर डेल ने कौन ऑफ लर्निंग एक कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि लेक्चर मेथड से हम 5% लर्न करते हैं, जस्ट 5% लेक्चर मेथड से। फॉर एग्जांपल, कोई हमें लेक्चर दे रहा है तो हम जस्ट 5% लर्न कर रहे हैं। ठीक है। फिर 30% लर्निंग जो है हमारी, जो फॉर एग्जांपल एक बंदा हमें डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है तो उसके जरिए हम 30% लर्निंग करते हैं। लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन प्लस टीचिंग अगर दोनों को कंबाइन करें तो ये 50% जो हमारी लर्निंग होती है 50% तक ये इनहेंस होता है। फिर वो कहता है कि जब हम सीखे और दूसरों को सिखाए, मतलब जब हम टीच करते हैं तो ये 90% जो है हम लर्न लर्न करते हैं। ठीक है। ये एडगर डेल कहता है कौन ऑफ लर्निंग में। उसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो ये रीडिंग एंड राइटिंग में भी काइनेस्थेटिक जरिए भी के जरिए से भी, ऑडिटरी लर्निंग के जरिए से भी, और विजुअल लर्निंग जो है, ये सारे 4 के 4 जो है ये स्टाइल्स ऑफ लर्निंग है। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक। अच्छा जी, आवाज़ मेरी पहुंच रही है। जी सर, आ रही है। वो थोड़ी देर पहले मुझे आ नहीं रही थी इसलिए। अच्छा, जब भी आप लोगों को आवाज़ ना आए किसी एक को भी, तो ऑन द स्पॉट मुझे रोक दिया करो। अगर मैं यहाँ से, जी सर। यहाँ पर बिल्कुल मैं इंडल्ज होता हूँ। ठीक है। तो जब मैं रुक ना पाऊँ तो आप इस तरह कर लो कि मुझे टेक्स्ट किया करो ग्रुप के अंदर भी कि सर आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं जो है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, उसी दिन ये जो हम पढ़ रहे थे करिकुलम, तो उसका जो फर्स्ट लेक्चर था वो बिल्कुल उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है।
क्योंकि यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही थी, किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, तो फिर मसला बन गया था। ठीक है, जी सर ठीक है, थैंक यू। ओके जी, ओके, यू वेलकम। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स है, खसूसियात क्या है? मोटिवेशन होनी चाहिए लर्निंग के अंदर, क्लियर गोल्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, एक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने आप लोग को कहा था, अगर कोई इंटरेस्ट है तो फलेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, FIAS, फलेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, वो थोड़ा रीड कर ले, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। उन्होंने किस तरह एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट टॉक टाइम होता है, टीचर टॉक टाइम होता है, एक्टिविटी के लिए टाइम होता है, उन सब को उन्होंने एक एक कोडेड फॉर्म में उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी थी कि उन्होंने कहा था कि जो मतलब क्लासरूम के अंदर जितनी बातें होती है, तो उन सब को उन्होंने जो है एक तरीका दिया था कि इसी तरीके के अंदर आपने इसकी एनालिसिस करनी है। फॉर एग्जांपल उसकी कोडिंग उन्होंने बताई थी कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है अभी 3 सेकंड के बाद वो कहता है कि आपने एक कोड रिकॉर्ड करनी है। हर एक चीज के लिए उन्होंने अपना अपना एक कोड असाइन किया हुआ था कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो टॉक करता है तो उसके लिए कोड 1, या एक बंदा जो है वो जो है जेस्टर शो कर रहा है तो उसके लिए कोड 2, और फॉर एग्जांपल एक बंदा जो डिस्कशन में दूसरे के साथ इन्वॉल्व है तो उसके लिए कोड 3। तो इस तरह के कोड्स दिए हुए थे उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि 60 मिनट तक क्या करना है, एक क्लास के अंदर आपने सारे कोडेड जो है वो मतलब वो रिकॉर्ड करने हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि अभी टीचर बोल रहे हैं तो उसके लिए अलग कोड, जस्ट आपने कोड जो है वो लिखना है, फिर अगेन 3 सेकंड के बाद एक और कोड, फिर उसके बाद 3 सेकंड के बाद एक और कोड, फिर लास्ट में आप उसकी एनालिसिस करते हो कि ये जो मेरा क्लास है ये इसमें कौन सा एक्टिविटी में ज्यादा करता हो। तो फिर उन्होंने कुछ कैटेगरीज भी दिए थे 10 के, 7 जो थे वो मेरे ख्याल में स्टूडेंट से रिलेटेड है, 2 जो थे वो क्लासरूम से रिलेटेड है, कि इस तरह की कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप लोग उसको भी पढ़ो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फलेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस। अच्छा, एडॉप्टिबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होना चाहिए, परसिस्टेंट एंड रेजिलेंस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी तजस्सुस होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए। ये देखो, एक होता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग, एक होता है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग, और एक होता है एक अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग होती है, एक जो है रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग होती है। रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग तब होती है जब एक बंदा मुकम्मल तौर पर कोई चीज समझ चुका होता है, तो फिर वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। दिस इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, यूज ऑफ रिसोर्सेज यूज होनी होनी चाहिए टीचिंग के लर्निंग के अंदर, फीडबैक इनकॉर्पोरेशन, फीडबैक होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग ओरिएंटेशन। ठीक है, मतलब लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो कि एक लाइफ लॉन्ग होना चाहिए। ओरिएंटेशन क्या है? अच्छा, ओरिएंटेशन भी एक कैरियर में या जब रिक्रूटमेंट होती है, तो रिक्रूटमेंट और उसके बाद उसके कुछ स्टेप्स है, तो एक उसमें ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि मेक फेमिलियर अ न्यू एम्प्लॉय टू द रूल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू मेक फेमिलियर द न्यू एम्प्लॉय टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर एग्जांपल एक नया बंदा आया है, तो उसको हम पहले क्या करते हैं, उसकी सिलेक्शन होती है, फिर उसके बाद उसकी ओरिएंटेशन करते हैं, उसको सिखाते हैं कि ये जगह इसके लिए यूज़ होता है, ये जगह इसके लिए यूज़ होता है, कि वो फेमिलियर हो जाए वहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन और जो पॉलिसीज वगैरह है उन सब से वो क्या हो जाए, फेमिलियर हो जाए। ठीक है, तो अच्छा, मैं थोड़ा टाइम देख लूँ। अच्छा, टाइम मेरे ख्याल में इतना नहीं है। चलो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ लॉज ऑफ लर्निंग की, तो इंशाल्लाह फिर हम इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम एज ड्रेयरिंग, और फिर ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बीच में जो है फिर रह जाएगा, तो इंशाल्लाह इसको फिर कल जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छा, लॉज ऑफ लर्निंग में अगर हम देखें तो ये दिए थे थॉर्नडाइक ने, E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक को हम कनेक्शनिज्म भी कहते हैं, इसकी थ्योरी को हम कनेक्शनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, या ट्रायल एंड एरर भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पिंजरे में एक भूखे कैट को, एक बिल्ली को इन्होंने बंद किया था, और इन्होंने फिर बाहर जो है एक फिश, एक खुराक रखा था। ठीक है, अभी बिल्ली जो है वो कोशिश कर रही है कि वो पिंजरे से बाहर आ जाए, खुराक को खाए। अभी बिल्ली कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पर ये जो थोंडाइक था, इन्होंने ऐसा एक लेवर वहां पर अटैच किया था कि लेवर दबाने से दरवाजा जो है वो खुल जाता था। अभी बिल्ली पहले कोशिश करती है इधर उधर से
बहुत ही ज़्यादा टाइम उसका लगता है जब वो लेवर प्रेस करता है एनो वॉलेंट्री, मतलब उसको पता नहीं होता। ठीक है, एनो वॉलेंट्री जब उसको करता है, प्रेस करता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। वो फूड खा लेता है, फिर अगेन उसको पकड़ के फिर पिंजरे में डाल देता है। वही प्रोसेस रिपीट करता है। तो दूसरी बार जब उसको वहां पर पिंजरे के अंदर रखता है तो देखता है वो जो टाइम था दरवाज़ा खुलने का वो थोड़ा कम हो जाता है। फिर तीसरे बार, चौथी बार, फिर बार इसी तरह इतना हो जाता है कि जो बिल्ली होती है जब उसको फिर अंदर रखता है तो ऑन द स्पॉट बाहर आ जाती है लेवर दबा के। उसकी क्या, अभी उसकी रिपीटेशन हो गई, उसकी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, तो जब उसकी एक्सरसाइज हो गई तो फिर उसके लिए आसान हो गया वो जो उसका निकलना था बाहर, और वो जो खुराक खाना था, तो उसके लिए फिर उसको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है, तो उन्होंने फिर कुछ लाज दिए। पहला उन्होंने ये ला दिया कि फॉर एग्जांपल एक बंदा रेडी है तो आप वो अच्छा सीख सकता है। इसी तरह के एक स्टूडेंट है, वो घर से आया हुआ है, वो रेडी नहीं है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली वो रेडी नहीं है, तो आपने उसको नहीं पढ़ाना, बस उसको बिल्कुल ही रेडी करना है। ठीक है, फिर एक्सरसाइज का मतलब यही है कि उनको जो है आपने क्या करते हैं, रिपीटिशन करनी है, जिसको हम ड्रिल कहते हैं। ठीक है, अगर उसकी रिपीटिशन नहीं हो रही तो फिर वो नहीं सीख सकता। रिपीटिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैप इफेक्ट जो है ये रिलेटेड है ऑपरेंट कंडीशनिंग से, कि अगर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे मिल रहे हैं, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तो बंदा कोशिश करता है कि वो काम वो बार बार करे। ठीक है, जिस तरह आज जो है हेडमास्टर की जो रिकमेंडेशन हो गई है, हो सकता है मेरे ख्याल में उस्मान भाई अगर हमारे साथ आज मौजूद हो, या खिजरान भाई का तो मेरे ख्याल में एग्जाम्स है, तो वो सब अभी सिलेक्ट हो गए। तो अभी हम भी मोटिवेट हो गए कि इंशाल्लाह आगे जो इंटरव्यू आ रही है तो इंशाल्लाह हम उसमें सेलेक्ट होंगे, और जो ASDO की इंटरव्यूज़ है फिर उसके बाद इंशाल्लाह